स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, जिससे रिलेटेड 2 वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ठीक है, किस मेन कैटेगरी में इंडिया में जो रोड्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी एंड मटेरियल यूज्ड। ठीक है, वो हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी जरूर देखें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है रेलवेज। ठीक है, तो रेलवेज भी क्या है, एक तरीके से अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में काउंट होता है। ठीक है, जिसका कि यूज किया जाता है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में भी, ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी और पैसेंजर पासवेज के लिए भी। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके लिए जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में कंपैरेटिवली भी देखा था कि रोड्स एंड रेलवेज में से किसको ज्यादा सुटेबल है, फिर किसको ज्यादा बेटर हम प्रेफरेबल मानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग देखिए प्लेस पर प्रायोरिटी की बात हो जाती है। बट आज हम रेलवेज के बारे में देखेंगे कि रेलवेज का क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे स्टार्टिंग हुई, ठीक है ना, और क्या क्या इसका रोल प्ले करते हैं। अगर हम रेलवेज की बात करें तो सबसे मेन चीज अगर देखें तो इसका जो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये किस सेंस में, एक तो ये लोगों को और सामान को, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज्यादा आसान एक साधन है जिससे कि हम ये काम कर सकते हैं। लोगों को भी और सामान को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जा सकता है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ठीक है ना, लंबी दूरी के लिए। तो इसी सेंस में देखें तो इसको ये क्या एक तरीके से मल्टीफेरियस एक्टिविटीज के लिए इसको यूज किया जाता है। बिजनेस पर्पज से भी यूज किया जाता है, घूमने के लिए भी, पिलग्रिमेज धार्मिक यात्राओं के लिए भी जाते हैं तो उसके लिए भी, ठीक है ना। तो इन सारे कामों के लिए क्या है, सारी चीजों के लिए जो आपका रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है उसका यूज किया जाता है। और लंबी दूरी के लिए कह ही चुकी हूं कि स्पेशली हम इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो रेलवेज हैं वो पिछले 150 साल से भी ज्यादा, दैट मीन्स 150 ईयर्स से भी ज्यादा जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। दैट मीन्स कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसने क्या किया, एक तरीके से पूरे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एक तरीके से इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले किया है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये कह सकते हो कि हमारा जो कंट्री है उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो अगर बहुत तेजी से पॉसिबल हो पा रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा बड़ा उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन वो किसका है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें जो सबसे पहली जो ट्रेन है वो कब हमारी 1853 में स्टार्ट हुई थी, मुंबई से थाने तक की थी ये, और इसने 34 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो एक तरीके से उस टाइम पे कवर किया था, ठीक है। और ये हमारे कंट्री का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एक तरीके से, ठीक है। दैट मीन जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में आता है ये लार्जेस्ट है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है जो उसके अंडर में आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस टाइम पे जो हमारा इंडिया है उसमें जो रेलवे है उसको 16 मेन जोन्स में डिवाइड किया गया है, रीऑर्गेनाइज्ड जोन्स इसको हम बोल देते हैं। एट प्रेजेंट कितने हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो जरूर डालूंगी, आप उसको जरूर देखना, ठीक है। अब अगर बात आती है ना रेलवे नेटवर्क की, कि जो रेलवे नेटवर्क है उसको कहाँ पर जो रेलवे ट्रैक्स है उनको बनाया जा सकता है, रेलवे प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते हैं, रेलवे लाइंस बिछाई जा सकती है, तो ये चीज क्या है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तरीके से कौन से ऐसे फैक्टर है जो रेलवे नेटवर्क को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है फिजियोग्राफी, ठीक है ना, कि वहां की फिजियोग्राफी कैसे, पहाड़ी एरिया है या प्लेन एरिया है, ठीक है, डेजर्टी एरिया है, किस तरीके का एरिया है। दूसरा इकोनॉमिक, कि वो एक तरीके से अफोर्डेबल भी है या फिर नहीं है, कि उतना ज्यादा बजट में हमारे में बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, कि वहां पर एक तरीके से चीजें सही तरीके से ऑपरेट हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली क्या है, अब मैं आपको पॉइंट वाइज समझाती हूँ कि कैसे जो एक तरीके से एक प्लेस को देखा जाता है रेलवे नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा सुटेबल कंडीशन की अगर बात करें ना, फेवरेबल कंडीशन की रेलवे नेटवर्क के ग्रोथ के लिए, वो है नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन के एरिया में कह सकते हो कि बहुत ज्यादा बड़ा रेलवे नेटवर्क एस्टैब्लिश किया गया है। क्या कारण है इसके पीछे? पहला कारण है कि यहाँ पे जो वास्ट लेवल लैंड है,
ठीक है, प्लेन एरिया है तो यहाँ पर क्या है, रेलवे ट्रैक्स बिछाने आसान है। दूसरा, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो वो यूज़ करेंगे रेलवे नेटवर्क को, ठीक है, तो इस वजह से पॉपुलेशन को देखते हुए भी यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, आपको पता है इंडस्ट्रीज की नीड है, इन सभी चीज़ों की जो नीड है एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, तो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, इन एरियाज में जो रेलवे ट्रैक्स है वो ज़्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें, कुछ प्लेस ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ पे नदियों का जाल बहुत बड़ा है, दैट मीन्स नदियाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर कई बार क्या होता है, जो रेलवे ट्रैक्स है वो बनाने मुश्किल हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, जो नदियाँ हैं उसके ऊपर बांध बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक तरीके से जो कुछ ऑब्स्टेकल्स कह सकते हो कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कई बार रेलवेज के को बनाने के लिए और नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हिली तेरान्स एरिया है ना, पेनिसुलर रीजन के, वहां पर भी जो रेलवे ट्रैक्स है उनको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लो हिल्स, गैप्स एंड टनल्स वगैरह ये सारी चीजें देखकर चीजें बनानी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, कहीं पे छोटी है, कहीं पे बड़ी है, कहीं पे सुरंग है, इन सब जगहों से होकर क्या करना पड़ता है, जो रेलवे है उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, हिमालयन और माउंटेनियस रीजन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है बनाना रेलवे को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो कई बार लैंड स्लाइडिंग वगैरह का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर स्पार्स पॉपुलेशन है, कि यहाँ पर कम लोग रहते हैं, और रहते हैं तो बहुत दूरी दूरी पे रहते हैं, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर कई बार ऐसा लगता है कि रेलवे ट्रैक्स या फिर रेलवे डेवलपमेंट नेटवर्क एस्टैब्लिश करना उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, और इन एरियाज में कह सकते हो कि कई बार दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सैंडी प्लेन एरियाज भी ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, रेलवे लाइंस बनाना मुश्किल है, जिनमें कि आपके कौन से आते हैं, वेस्टर्न राजस्थान आता है, गुजरात का एरिया आता है, कुछ जंगल का एरिया एक तरीके से आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड का, ठीक है। तो ये कुछ प्लेसेस है जहां पर कि रेलवे ट्रैक्स बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बट पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, कई साल पहले, कुछ सालों पीछे की बात करें, तो जो स्याद्री है वहां पर भी क्या बनाने की कोशिश की है, जो एक तरीके से जो रेलवे ट्रैक्स है उनको बिछाने की कोशिश की गई है, ठीक है। जो गैप्स है, पासेज है, उसके आसपास के जो घाट्स वगैरह वहां पर रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं। इसके अलावा कोंकण जो रेलवे है उसके बनने से भी क्या है, यहाँ पर एक तरीके से जो पैसेंजर्स हैं, जो सामान है, उसकी आवाजाही एक तरीके से और ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हुई है, बढ़ी है, उसको बेनिफिट हुआ है, ठीक है ना, उसके लिए इजी हो पाया है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एरिया बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि यहाँ से क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमारा काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो, रेलवे के हमें ही तो पता लग गया क्या बेनिफिट है, कहाँ कहाँ पे इसको हम बना सकते हैं रेलवे ट्रैक्स को, बट एट प्रेजेंट की मैं बात करूँ तो जो रेलवे है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट नेशनल इकोनॉमी में हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो करती है, बट तब भी इसको कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक तो कई बार क्या होता है कि ऐसी जगहों पर जब रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, लैंड स्लाइडिंग, ये सारी चीज़ों के खतरे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कहीं पर पटरियाँ टूट जाती है, रेलवे की जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना वो टूटने के डर हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। और कई बार लोगों की वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, विदाउट टिकट क्या नाम है ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है इसकी प्रॉब्लम फेस करने का, ठीक है। लोग चोरी कर लेते हैं, और इसके अलावा जो रेलवे का जो सामान होता है उसको डैमेज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा कई बार आपको पता होगा ट्रेन में चेन होती है, जिसको कि अगर आप खींचते हो इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ट्रेन सडन रुक जाती है, उसको रोक दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या करते थे लोग, अननेसेसरीली भी इसको खींच देते थे, जिससे क्या है, रेलवे को काफी ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है। नुकसान तो चलिए फेस करते हैं, इसके अलावा डैमेज होने का खतरा बढ़ता है। कई बार क्या हो जाता है, एक्सीडेंट के इश्यूज होने के डर हो जाते हैं कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये कुछ एक कारण है जिसकी वजह से क्या है, जो हमारी रेलवे नेटवर्क है या जो रेलवे है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती है। तो हमें खुद भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, और इन प्रॉब्लम को हम चाहें तो ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट, क्लियर। किससे जुड़ा हुआ है ये, लैंड ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। दो पार्ट हमने पढ़ लिए, रोडवे एंड रेलवे, जो कि लैंड ट्रांसपोर्ट से थे। अब हम तीसरे की बात करते हैं, पाइपलाइंस,
ठीक है। पाइपलाइन क्या एक तरीके से एक न्यू ट्रांसपोर्टेशन मीन है, दैट मीन्स कि एक नया तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का। पहले भी हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज तो करते थे पाइपलाइंस का, बट सिर्फ एक चीज, दैट मीन्स कि अधिकतर पानी को सप्लाई करने के लिए सिटीज में या फैक्ट्रियों में पानी की सप्लाई के लिए हम क्या करते थे, जो पाइपलाइंस है उसका यूज करते थे, और किसी और पर्पज के लिए नहीं होता था। बट आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो पाइपलाइंस है उसका डिफरेंट पर्पज से इसका यूज किया जाता है। कैसे, देखिए, एक तो क्या किया जाता है, क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैस है, इनको सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ से, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो फील्ड्स होते हैं, जो रिफाइनरीज है वहां से डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज इसका यूज करते हैं, और बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स भी क्या करते हैं, जो पाइपलाइंस है उनका यूज करते हैं, ठीक है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिक्विड चीजें ही इन पाइपलाइन के थ्रू भेजी जाती हैं, कुछ सॉलिड चीजें भी ऐसी हैं जो इन पाइपलाइंस के थ्रू क्या है, ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। उनको स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो उनको एक तरीके से एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्लरी बना लेते हैं, और तब क्या किया जाता है, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे इसमें गोल्ड का यूज किया जाता है, गोल्ड को भी इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आसपास के जो रिफाइनरी लोकेशंस है वहां से क्या है, चीज़ों को पहुंचाना अब आसान हो गया। जैसे बरूनी है, मथुरा है, पानीपत है, ठीक है ना। तो ये गैस बेस्ड जो फर्टिलाइजर प्लांट्स है, यहाँ पे क्या है, पाइपलाइंस की वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो पाई है। अब देखिए, जो पाइपलाइन है ना, इसका जो इनिशियल कॉस्ट है, दैट मीन्स अगर इसको लगाने की बात करें, शुरुआत की अगर हम बात करें, उस टाइम पीरियड पे तो हम कह सकते हैं कि इसको लगाने के टाइम पे इसका जो प्लांट लगता है, एक तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसकी कॉस्ट तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। दैट मीन स्टार्टिंग कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, बट जब बात आ जाती है इसको थोड़े टाइम के तक चलाने की, उसके बाद ये कह सकते हो जो इसका जो एक तरीके से जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम होती चली जाती है। पहली चीज़ इसका फ़ायदा। दूसरा, इससे क्या होता है, कई बार सामान नॉर्मल तरीके से भेजने से, ट्रांसपोर्ट करने से, शिपमेंट करने से, शिप्स के थ्रू, इन सब के थ्रू भेजने से क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता था। कई बार चीज़ें देर से पहुँचती थी, बट पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से चीज़ें टाइमली हो पाती हैं और नुकसान भी कम से कम होता है, ठीक है। ये कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं। अब बात करते हैं कि हमारे इंडिया में पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए, तो उससे रिलेटेड मेन आपके कुछ नेटवर्क्स दिए गए, तो अब उनकी बात कर लेते हैं। तो आपके सामने एक यहाँ पे एक मैंने फ्लो चार्ट में दिखाया है आपको कि 3 मेन आपके नेटवर्क है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। वन बाय वन आपको बता रही हूँ। सबसे पहला ऑयल फील्ड है, कहाँ पे, असम के, वहां से है ये, तो ध्यान रखना, ऑयल फील्ड, ठीक है, मेनली उसके लिए यूज हो रहा है। तो अपर असम से लेकर कानपुर तक पहली आपकी जो पाइपलाइन है वो क्या नाम है, स्प्रेड की गई है, जो कहाँ से, गुवाहाटी, बरूनी और इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ध्यान रखिए, कहाँ से है, असम से कानपुर यूपी तक है पाइपलाइन आपकी पहली, और कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, गुवाहाटी, बरूनी एंड इलाहाबाद, ठीक है। इसके कुछ ब्रांचेस भी है, जो बरूनी से कहाँ तक, हल्दिया तक है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, राजबंद, ठीक है, राजबंद से होकर गुजरती है। इसके अलावा दूसरी इसकी ब्रांच है जो राजबंद से मयूरी ग्राम तक है, जो कहाँ से, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक होकर गुजरती है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट हमारा जो नेटवर्क है वो है सलाया, गुजरात से लेकर जलंधर, पंजाब। दूसरी जो पाइपलाइन है वो कहाँ पे है, सलाया, गुजरात से जलंधर, पंजाब। कहाँ से होकर गुजरते हैं, विरमगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत से होकर ही गुजरती है। इसकी भी एक और ब्रांच है जो क्या करती है, एक तरीके से किसको कनेक्ट करती है, कोयाली, दैट मीन्स नियर वडोदरा, गुजरात से किसको, चक्षु को कनेक्ट करती है, और भी कुछ प्लेसेस हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारी जो तीसरी पाइपलाइन आ जाती है वो कौन सी है, हजारिया, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में, और जगदीशपुर यूपी, दैट मीन्स एक तरीके से हजारिया से जगदीशपुर को कनेक्ट करती है ये तीसरी पाइपलाइन, जो गुजरात को किससे, यूपी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो कहाँ से होकर गुजरती है, विजयपुर, मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसकी भी एक और ब्रांच है जो कहाँ पे है आपकी, कोटा, राजस्थान से, ठीक है, शाहजहानपुर और आपका बरबाला होते हुए, और भी कुछ प्लेसेस हैं यूपी के, वहां से होते हुए जो पाइपलाइन है वो गुजरती है, ठीक है ना, बबराला। ओके, तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा आपका कौन सा, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। दोनों ही अपने अपने प्लेसेस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिन्होंने क्या किया हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।